हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका टेल्स ऑफ हॉरर हिंदी चैनल के अंदर। आज हम पुरानी हवेली भाग 4 के बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारी पुराने 3 भाग नहीं देखे हैं तो कृपया जाके देख लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग किस्सा होने वाला है यह आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गौरी काकी कौन है और आयुष इनको कैसे जानता है? ये इस खंडर हवेली में क्या कर रही है? ऐसे कई सारे सवाल मेरे दिमाग में कौंधने लगे। ताबीज़ों को जलाकर दरवाज़ा खोल दूं या आयुष पर भरोसा करके गौरा काकी की ताबीज़ ना जलाने वाली चेतावनी को मान लूं। इसी असमंजस के बीच मैंने देर न करते हुए अपना मन ये सोचकर बदल लिया कि अगर दरवाज़ा खोल के छत पर पहुंच भी गए तो नीचे कैसे उतरेंगे। वहां से नीचे कूदने पर या तो जान जाएगी और या फिर हड्डियां टूटेंगी। मैं फट से पीछे मुड़ गया। एक 40-45 वर्ष की अधेड़ महिला मेरे सामने थी। उनका पूरा शरीर लड़खड़ा रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से कुछ ठीक से खाया नहीं, इसलिए शरीर कमज़ोर हो गया है। मेरा डर भी अब कुछ कम हो चला था, क्योंकि ये उस औरत की तरह डरावनी नहीं थी, बल्कि इंसानों की तरह लग रही थी। बाकी मेरे सवालों के जवाब अभी भी मुझे नहीं मिले थे। मैं सांवलिया नज़रों से आयुष की ओर देखने लगा। ये गौरा काकी है, हमारी ही कॉलोनी में रहती है। इनके पति ही तो हमारे स्कूल में पियून हैं। मैंने तुझे बताया था ना, वो फूल सिंह काका के बारे में, जब हम हवेली के बाहर बेंच पर बैठे थे। आयुष ने मेरे पूछने से पहले ही जवाब दिया। ओह, तो ये उन शराबी पियून टुन्नाराम जी की पत्नी है, जो पिछले कुछ दिनों से लापता थी। मैंने अपने मुख पर गंभीरता का भाव लाते हुए अपने आप से कहा। काकी, आपको सब लोगों ने बहुत ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं मिली। आप यहाँ कैसे पहुँच गई और कब से यहाँ पर बंद हो? आयुष ने एक ही सांस में इतने सारे सवाल पूछ डाले। सब बताती हूँ, लेकिन पहले उस कमरे में चलो, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। गौरी काकी ने उसी कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा जहाँ से वो बाहर आई थी। गौरी काकी आगे चल रही थी और हम दोनों उनके पीछे पीछे चलते हुए उस कमरे में पहुँच गए। पूरा कमरा रोशनी से भरा था। उस रोशनी का स्रोत भी 2 लालटेन जिनके शीशे कुछ टूटे हुए से थे। इनसे रोशनी करने का जुगाड़ गौरा काकी ने ही किया था। कमरे की छत के एक कोने से बरसात का पानी रिस रिस कर टपक रहा था। पूरे कमरे में जगह जगह पूजा पाठ का सामान बिखरा पड़ा था। एक कोने में छोटी सी शिव पार्वती की तस्वीर टंगी थी, जिस पर धूली जमी हुई थी। उसी के नीचे दीवार में बने आलियों में कुछ कटोरी नुमा पात्र अस्त व्यस्त स्थिति में लुढ़क रहे थे। उनमें से कुछ में कुमकुम और कुछ में चंदन भस्म थी। कुछ तांबे की अमृतियाँ जिनमें गंगाजल भरा होता है और पूरी तरह ऊपर ढक्कन से बंद रहती हैं। कमरे में जहाँ तहाँ हर जगह बिखरी पड़ी थी। कुछ पूरी तरह बंद और कुछ के ढक्कन तोड़कर गंगाजल निकाल लिया गया था। मामला धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। उन अमृतियों से निकालकर गंगाजल का उपयोग गौरा काकी ने ही किया होगा। उन कटोरी नुमा पात्रों से बिखरा हुआ कुमकुम और भस्म से इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे। इन सारी पवित्र चीज़ों को उस औरत के खिलाफ हथियार बनाकर ही गौरा काकी अभी तक जिंदा बची हुई थी। गौरा काकी से हमारे अगले कुछ पलों में हुई बात ने हमारे कुछ और सवालों को सुलझा दिया। 4-5 दिन पहले गौरा काकी अपने शराबी पति को ढूंढते हुए इस हवेली की तरफ आई थी, लेकिन हमारी ही तरह यहाँ पर फंस कर रह गई। हमारी ही तरह उनका भी उस डरावनी औरत से सामना हुआ और उससे बचते बचाते वो इस कमरे तक पहुंच गई। जिंदा रहने के लिए उसी जानवर का मांस आग में पकाकर उन्होंने खाया था, जिसका ढांचा हवेली के भागते भागते 2 से 3 बार में पैरों से टकराया था। गौरा काकी हवेली में फंसने की अपनी करुण कथा सुनाकर हमारी विश्वास पात्र बन चुकी थी। आयुष के साथ साथ अब मैं भी उनसे बात करने में सहज अनुभव करने लगा था। काकी, वो औरत आखिर है कौन? आप तो किशनगढ़ में पुरानी हैं, इस हवेली और उस औरत के बारे में तो जानती ही होंगी। मैंने सहज होकर प्रश्न कर दिया। वो औरत नहीं, बल्कि एक पिशाचिनी है। इस हवेली में जो भी आता है कभी जिंदा वापस नहीं जा पाता। जानवर हो या इंसान, हर जीव के खून को वो अपने तंत्र यज्ञ में आहुति देती है, ताकि उस हर एक मंत्र को अपने तंत्र से काट सके जिनसे इस हवेली को बांधा गया है। इस हवेली से बाहर निकलकर पूरे किशनगढ़ के लोगों ने
उसे अपना प्रतिशोध लेना है। सालों पहले उसकी आत्मा को इसी हवेली के अंदर कैद किया गया था, लेकिन वो बाहर तो अभी भी जा सकती है, हवेली के बस उस एक ताबीज़ों वाले दरवाजे को छोड़कर। बाकी सारे तो उसी के इशारे पर खुलते हैं। वो अपनी काली शक्तियों से इंसानों और जानवरों को इस हवेली की तरफ खींचती है। उनके खून की आहुति देने के बाद उसकी काली शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं, और इसी वजह से वो सारे मंत्रों में बंधे दरवाज़ों और खिड़कियों को अपने वश में कर चुकी है। लेकिन वो उस ताबीज़ों वाले दरवाज़ा को अभी तक नहीं खोल पाई है। उसे इसके लिए कुछ और लोगों का खून की आहुति देनी होगी। जब तक एक भी द्वार मंत्रों से बंधा हुआ है, वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन वो पिशाचनी आखिर है कौन? उसके किशनगढ़ के लोगों के साथ क्या दुश्मनी है? आयुष ने अचानक बीच में सवाल कर दिया। वो कोई और नहीं बल्कि इसी हवेली की बहू है। इसी हवेली की बहू? मैं और आयुष दोनों एक ही साथ अचंभे से बोल पड़े। हमारे सवालों के जवाब देने की बारी अब गौरा काकी की ही थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहना शुरू किया। हाँ, इसी 100 साल पुरानी हवेली की बहू खुद की साजिशों और काले जादू के चलते मरने के बाद भी पिशाचनी बनकर सालों से यहीं भटक रही है। लोग कहते हैं ये आधी जिंदा तो आधी मृत पिशाचनी है। यह खंडर हो चुकी हवेली किसी जमाने में आलीशान हुआ करती थी। ये किशनगढ़ के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर अमर प्रताप की हवेली है। 100 साल पहले ठाकुर साहब ने जब इस हवेली को बनवाया था तो पूरे किशनगढ़ में उनकी रईसियत का डंका बजने लगा। ठाकुर साहब अपनी ठकुराइन और अपने तीनों बेटों के साथ इस हवेली में राज करने लगे। कई नौकर चाकर उनकी सेवा में हाजिर होते थे। गांव वाले भी ठाकुर साहब को देवता के समान मानते थे। समय गुजरता गया और ठाकुर साहब के बड़े और मंझले बेटों का विवाह हो गया। बड़े बेटे मनोहर की पत्नी कांता एक अमीर घराने से आई, लेकिन स्वभाव से विनम्र और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसी की उलट मंझले बेटे दुष्यंत की पत्नी लाची संपन्न परिवार से न होकर एक साधारण परिवार से थी, लेकिन बहुत ही लालची थी। वह बहुत शातिर और महत्वाकांक्षी होने के बावजूद सारे ऐशो आराम भरी जिंदगी के सपने वो हमेशा से देखा करती थी, और आखिर उसने दुष्यंत को अपने प्रेम जाल में फंसाकर इतने बड़े जमींदार के घर की बहू बनने का अपना स्वप्न साकार कर ही लिया। ठाकुर साहब को न चाहते हुए भी उसे अपनी घर की बहू बनाना पड़ा। दुष्यंत की शादी एक बाद अचानक ठाकुराइन का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। हवेली के कामों की जिम्मेदारियों बड़ी बहू कांता के सुपुर्द कर दी गई। कांता के हाथ में हवेली की बागडोर देख लाची की छाती पर सांप लौटने लगे। लाची हवेली और सारी संपत्ति पर सिर्फ अपना अधिकार जमाना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी साख बनाने के लिए दुष्यंत के छोटे भाई सारंग की शादी अपनी बहन रूपा से कराने की ठानी। जैसे तैसे ठाकुर और ठकुराइन का तो उसने रिश्ते के लिए राजी कर लिया, लेकिन इन सब बात से अनजान सारंग तो किसी और ही दुनिया में था। वो तो अपनी प्रेमिका बिजुरिया के ही ख्यालों में खोया रहता। चरवाहों की एक टोली अपने भेड़ बकरियों के साथ अक्सर आकर डेरा डालती। ये सारे चरवाहे राजस्थान के बंजारे थे, जो सूखा पड़ने के समय अपने जानवरों के साथ किशनगढ़ में शरण लेते थे। इन्हीं में से एक बंजारन थी बिजुरिया। बिजुरिया बंजारों के सरदार की बेटी थी, जिसकी खूबसूरती का हर कोई कायल था। ऐसी कोई खूबी नहीं थी जो बिजुरिया में ना हो। जब भी बोलती मानो उसके मुंह से फूल झड़ते। जब तक बंजारे किशनगढ़ में ठहरते, ठाकुरों के लिए रात में नाच गाने के कार्यक्रम करते। बिजुरिया भी अपने संगीत और नृत्य से ठाकुरों को मनोरंजन करती थी। न जाने क्या खास बात थी उसमें। घटते चांद की रातों में खुले आसमान के नीचे जब भी वह अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती, टिमटिमाते हुए जुगनू उसके चारों तरफ तब तक मंडराते जब तक उसके पैर नहीं रुकते। इस दरमियान सारंग दीवानों की तरह उसके टकटकी लगाए देखता रहता। बिजुरिया की कला और उसके चारों ओर उड़ते जुगनुओं की चमक सारंग की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। बिजुरिया के प्रेम में सारंग इस कदर डूब चुका था कि उसे किसी चीज का होश नहीं रहता। बिजुरिया भी ठाकुर के बेटे से प्रेम करती थी। वो दिन भी आ गया जब दोनों एक दूसरे के प्यार को समझने लगे।
बिजुरिया थी तो एक बंजारन, उसने तो अपनी ज़िंदगी में यहाँ वहाँ भटकना ही देखा था, और किसी बड़ी हवेली के ठाकुर का बेटा उसकी कला का इतना सम्मान करेगा, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सारंग भी अब बिजुरिया से विवाह करना चाहता था, लेकिन साथ में उसको यह भी पता था कि ठाकुर अमर प्रताप को एक नाचने गाने वाली और ऊपर से बंजारानों को अपनी हवेली की बहू बनाने के लिए राजी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ठाकुर साहब को भी सारंग और बिजुरिया के रिश्ते की भनक पड़ चुकी थी। उन्होंने सारंग की शादी लाची की बहन रूपा से तय कर दी। अपने मंझले बेटे दुष्यंत की शादी भी उन्होंने उसी की पसंद से की थी, लेकिन लाची और दुष्यंत के प्रेम विवाह से उन्हें परेशानी कम थी। लेकिन इस बार तो बिजुरिया का बंजारन होना और इस तरह खेमे में नाचना गाना, इन सब बातों को नज़रअंदाज करके वो सारंग को उसकी मनमानी करने देना नहीं चाहते थे। सारंग और रूपा की शादी की तैयारियां हवेली में जोर शोर से होने लगीं। सारंग की बिजुरिया से मिलना जुलना ठाकुर साहब ने बंद करवा दिया। सारंग ने खाना पीना छोड़ दिया। अपने आप को कमरे में कैद करके वो हमेशा बिजुरिया की याद में ही खोया रहता था। सारंग बहुत बेचैन होने लगा। उधर बिजुरिया भी अपने खेमे में ना गाती ना ठाकुरों को मनोरंजन करती। अपनी जिंदगी को उसने सारंग के नाम लिख दिया था। बरसात का मौसम आ चुका था। बंजारे भी अब किशनगढ़ को छोड़कर वापस राजस्थान जाने लगे थे। सारंग को बिजुरिया का किशनगढ़ से दूर जाना गवारा न था। वो बिजुरिया से मिलकर हमेशा के लिए उसके साथ किशनगढ़ छोड़ के जाना चाहता था, लेकिन हवेली से निकल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसकी लाख मिन्नतों के बाद भी उसको बाहर नहीं जाने दिया गया। आखिर में उसके पास जब कोई उपाय नहीं बचा तो उसने ठाकुर अमर प्रताप के सामने अपनी तलवार अपने सीने में भोंकने की कोशिश की। उसकी जान तो बच गई, लेकिन ठाकुर साहब को इस घटना से बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्होंने बेबस होकर सारंग को छूट दे दी कि उसकी मर्जी से जो वो करना चाहता है वह करे। सारंग खुश था। उसी रात बिजुरिया से मिलने के लिए निकल गया। उसके पिता के लिए उसकी जान से बढ़कर कुछ नहीं, और वो बिजुरिया को हवेली की बहू के रूप में अपना ही लेंगे। जब सारंग बंजारों के खेमे में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। बिजुरिया अपने तंबू से बाहर जमीन पर पड़ी किसी जल बिन मछली की तरह तड़प रही थी। उसके सारे साथी उसको घेर कर खड़े थे। किशनगढ़ के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बिजुरिया को हुआ क्या था। बिजुरिया की चीखें सुनकर सारंग लोगों का घेरा तोड़कर दौड़ता हुआ उसके पास पहुंच गया। बिजुरिया के हाथ पैर अपने आप विकृत होते जा रहे थे। उसके हाथ पैर इस तरह अपने आप मुड़ रहे थे जैसे कोई बच्चा अपने गुड्डा गुड़ियों के हाथ पैर मुड़ता हो। सारंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा दृश्य उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। जब सारंग को कुछ समझ नहीं आया तो उसने बिजुरिया का सर अपनी गोद में रख लिया। बिजुरिया कातर दृष्टि से सारंग को देखे जा रही थी। सारंग कभी उसके सर पर हाथ फेरता तो कभी उसकी आंखों से झरते आंसू को पोंछकर उसकी पीड़ा को कम करने की कोशिश करता। बिजुरिया का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक उसके शरीर में जगह जगह से खून निकलने लगा। बिजुरिया बुरी तरह तड़प रही थी, जैसे उसके शरीर में किसी ने हजारों सुइयां चुभो दी हों। उसकी आंखों ने सारंग को आखिरी बार देखा और वो पलकें नहीं झपका रही थी। बिजुरिया का शरीर ठंडा पड़ चुका था। बिजुरिया मृत हो गई थी। सारंग की आंखों में आंसू छलक कर बिजुरिया के मृत शरीर पर गिर रहे थे। उसने भीगी आंखों से आसमान में देखा। जुगनुओं का एक झुंड बंजारों के खेमे से बहुत दूर जा रहा था। सारंग ने बिजुरिया को देखा और फिर से आसमान को देखकर चीख उठा। उसके अधरों पर बस बिजुरिया का नाम था। उसकी धड़कनें उसका साथ छोड़ चुकी थी। सारंग का बेजान शरीर निढाल होकर जमीन पर पड़ा था। एक प्रेम कहानी का अंत हो चुका था। इतना कहते हुए गौरा काकी की आंखें नम हो गईं। मैं और आयुष स्तब्ध थे। आगे की कहानी जानने के लिए हम उत्सुक थे, लेकिन बिजुरिया और सारंग के लिए दुखी भी। गौरा काकी का गला रुंध चुका था। उनके गालों पर आंसुओं की एक हल्की बूंदाबांदी होती नजर आने लगी। तो दोस्तों, ये था भाग 4 पुरानी हवेली का। काफ़ी दिलचस्प कहानी हो रही है और इसके बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं आगे। तो उन्हीं पार्ट्स को आगे सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय श्री राम।